हेलो बच्चों, आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन हार्ट के बारे में और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर, वर्किंग और ब्लड सर्कुलेशन के बारे में। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर ये डायग्राम देखो, एक लेबल्ड डायग्राम है आपका हार्ट का। इसके कुछ स्ट्रक्चर्स अगर सबसे पहले हम देखें तो सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा ये एओर्टा। ठीक है, एओर्टा क्या होता है? जहाँ से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारे बॉडी में आता है। फिर पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी आर्टरी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर जाता है, ये हो गया पल्मोनरी वेन। फिर पल्मोनरी वेन से अब हार्ट की अगर हम बात करें तो 4 पार्ट में डिवाइड होता है। ह्यूमन हार्ट आपको पता है 4 चैम्बर्ड होता है। ऊपर के 2 पार्ट है उसे एट्रियम कहते हैं, नीचे के पार्ट को वेंट्रिकल कहा जाता है। और इसके साथ एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में वॉल्व्स लगे होते हैं। ठीक है, तो टोटल 4 वॉल्व होते हैं। एक लेफ़्ट एट्रियम से जब लेफ़्ट वेंट्रिकल तक आता है तो यहाँ का जो वॉल्व है इसे हम कहते हैं मिट्रल वॉल्व। फिर जब लेफ़्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में जाता है तो वहाँ का जो वॉल्व है उसे हम कहते हैं एओर्टिक वॉल्व। और उसके अलावा जब राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल तक जो ब्लड आता है तो उसे हम वो जो वॉल्व यहाँ का जो वॉल्व है इसे हम कहते हैं ट्राइक्यूस्पिड वॉल्व। और जब इस राइट वेंट्रिकल से और बॉडी के बाहर लंग्स तक जाता है ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू तो उसे हम कहते हैं पल्मोनरी वॉल्व। तो ये 4 वॉल्व इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा ये अपर लेयर जो आउटर लेयर होता है उसे कहा जाता है पेरिकार्डियम। कार्डियम या कार्ड जो है वो हार्ट से रिलेटेड वर्ड होता है, कार्डियक वर्ड आपने सुना होगा ना। तो ये और ये सुपीरियर वेना कावा जहाँ से ब्लड आता है, ब्लड के थ्रू एओर्टा से ब्लड के अंदर ब्लड जाता है, वेना कावा से बॉडी के अलग अलग पार्ट से ब्लड हार्ट तक आता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है, इसके बारे में हम एनिमेशन से समझते हैं। तो ये है पर होता है। तो अगर हम बात करें, हमारा जो हार्ट है एक मस्कुलर ऑर्गन है। कैसा है? एक मस्कुलर ऑर्गन है और विच इज़ एज बिग एज आवर फिस्ट, कि हमारे फिस्ट जितना, कि अगर आप अपनी दाएं हाथ की को मुट्ठी बनाओ तो मुट्ठी जितना साइज़ है उतना ही आपका हार्ट का साइज़ होता है। और हार्ट में बोथ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका ट्रांसपोर्ट बाय ब्लड होता है। तो हार्ट में अलग अलग चैम्बर्स होते हैं इस ऑक्सीजन रिच ब्लड को और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को मिक्स होने से बचाने के लिए। और क्यों बचाना ज़रूरी है वो भी आगे हम पढ़ेंगे। जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है वो कहाँ उसको पहुँचना होता है लंग्स तक, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाए। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो लंग्स से आया है उसको दोबारा हार्ट से होकर और बाकी पूरे बॉडी तक पंप किया जाता है। तो ऑक्सीजन रिच ब्लड को जो पंप करने का काम है वही काम होता है हार्ट का, और इसीलिए उसे पंपिंग ऑर्गन कहा जाता है। अब अगर हम सबसे पहले बात करें कि ऑक्सीजन रिच ब्लड, सबसे पहले अब स्ट्रक्चर वाइज सबसे पहले ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है आपका ये जो पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी वेन ओनली वेन या इकलौता वेन है जिसमें कि ऑक्सीजन रिच ब्लड आता है। तो पल्मोनरी वेन ये लंग्स से इसके अंदर ब्लड आता है और ये कहाँ पर भेजता है? सबसे पहले लेफ़्ट एट्रियम में। यहाँ से लेफ़्ट एट्रियम, और लेफ़्ट एट्रियम की वॉल थिन होती है, लेफ़्ट वेंट्रिकल की वॉल काफ़ी थिक होती है, भी हम पढ़ेंगे आगे ऐसा क्यों होता है। तो सबसे पहले पल्मोनरी वेन से ब्लड आता है ऑक्सीजन रिच ब्लड, और ऑक्सीजन रिच ब्लड ये लेफ़्ट एट्रियम से होते हुए, और यहाँ कौन सी वॉल्व है? मिट्रल वॉल्व। ये मिट्रल वॉल्व से होते हुए जाता है लेफ़्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, और लेफ़्ट वेंट्रिकल में जैसे ही इकट्ठा होता है फिर इसके जो ये मसल्स हैं ये इसको पुश करते हैं ऊपर की तरफ, और ये जो पुश करते हैं तब ये वाला वॉल्व बंद हो जाता है, मिट्रल वॉल्व। और फिर ये जो वॉल्व है जिस वॉल्व को हम कहते हैं एओर्टिक वॉल्व, ये एओर्टिक वॉल्व खुलता है और ये पुश करके ब्लड को इसके अंदर एओर्टा के अंदर भेजता है, और एओर्टा से बॉडी के अलग अलग पार्ट तक ब्लड पहुंचता है। ठीक है, ये तो था ऑक्सीजन रिच ब्लड का किस तरह से साइकिल होता है। वेन से आया लेफ़्ट एट्रियम, लेफ़्ट वेंट्रिकल से लेफ़्ट वेंट्रिकल, और लेफ़्ट वेंट्रिकल से ये एओर्टिक वॉल्व के थ्रू, और एओर्टिक वॉल्व के थ्रू एओर्टा, एओर्टा से पूरे बॉडी पार्ट्स तक। ये ऑक्सीजन रिच ब्लड का सर्कुलेशन हो गया। अब इसमें भी यही है कि लेफ़्ट एट्रियम जो है हमारे हार्ट के लेफ़्ट साइड होता है, वहाँ ब्लड आता है। ये सबसे पहले ये रिलैक्स करता है, एट्रियम रिलैक्स करता है और पहले ब्लड कलेक्ट करता है। फिर जब इसमें पूरा ब्लड कलेक्ट हो जाता है तब तक ये वॉल्व बंद रहती है। फिर जैसे ही इसमें कलेक्ट हो जाता है ये वॉल्व खुलती है और ये धीरे धीरे ये रिलैक्स होता है, और
नेक्स्ट चैम्बर में ब्लड फिल होना शुरू होता है, और जैसे नेक्स्ट चैम्बर जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है तो ब्लड को ऊपर की तरफ पंप करता है थ्रू एओर्टिक वॉल्व, और एओर्टिक वॉल्व से फिर एओर्टा, एओर्टा से बॉडी ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक चला जाता है थ्रू, अभी हम आगे पढ़ेंगे जिसमें आर्टरीज और वेंस, आर्टरीज के थ्रू जाता है, जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आर्टरीज के थ्रू बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंच जाता है। फिर अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो बॉडी के अलग अलग पार्ट से वेंस के थ्रू कहाँ आता है, ये सुपीरियर जो वेना कावा है उसके थ्रू इसमें आता है राइट एट्रियम में, सबसे पहले राइट एट्रियम में, और यहाँ जो वॉल्व है ट्राइक्यूस्पिड वॉल्व, फिर सेम प्रोसेस यहाँ भी होता है, सबसे पहले ये रिलैक्स करता है, इसमें ब्लड भरता है, ये वॉल्व तक बंद रहती है, और उसके बाद जब उसमें पूरी तरह फिल हो जाता है तब इस वॉल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल में आता है, और राइट वेंट्रिकल का जो वॉल्व है जब इसमें पूरा ब्लड फिल होने के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो एक पुश क्रिएट करता है, और उस पुश से ये ट्राइक्यूस्पिड वॉल्व ओपन होता है, और उस ओपन होके ये लंग्स तक चला जाता है ये ब्लड, और लंग्स से जो एल्विलाई हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेके और फिर वो लंग्स से बॉडी के बाहर कार्बन डाइऑक्साइड चला जाता है, और फिर उस जो ब्लड है उसमें जो बाहर से ऑक्सीजन आया है फिर वो उसमें मिलता है, और फिर वो पल्मोनरी वेन के थ्रू बॉडी के अलग अलग पार्ट तक पहुंचता है। तो इस तरह से ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है हमारे हार्ट के थ्रू। तो जब तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स from the body to the upper chamber of the right atrium, and as it relaxes the right atrium contracts, जैसे ये रिलैक्स करता है, फिर जैसे ये जब तक ब्लड आया तब तक रिलैक्स करता है, जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट करता है ब्लड यहाँ से नीचे की तरफ गया, और नीचे वाला चैम्बर जिसे हम कहते हैं राइट वेंट्रिकल, इसके अंदर ब्लड आता है, और ब्लड आने के बाद फिर ये पंप करता है थ्रू ट्राइक्यूस्पिड वॉल्व, और ट्राइक्यूस्पिड वॉल्व से थ्रू आपका ये इसके थ्रू ये बॉडी से बाहर चला जाता है, जो पल्मोनरी आर्टरी है इसके थ्रू लंग्स तक पहुंच जाता है, और लंग्स से वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिल आ जाता है। तो इस तरह से ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू हार्ट। इसको और अच्छे से समझेंगे, आप आगे देखो। तो इस तरह से जैसा अभी हमने पढ़ा, ब्लड नीचे देख रहे हो, नीचे वेंट्रिकल से ऊपर वॉल्व के थ्रू एओर्टा में ऑक्सीजनेटेड ब्लड एओर्टा में और पल्मोनरी वेन के थ्रू जाता है, और इस तरह से हमारा हार्ट बीट करता है। ये देख रहे हो, एक बीट करता है, ओवरऑल देखा जाए एक दिन में लगभग 1 लाइफ टाइम, एक साल में इतनी बार, और लगभग 3 बिलियन टाइम्स एक लाइफ टाइम में हार्ट बीट करता है नॉर्मली। अब इसमें एक आता है कि कुछ वेंट्रिकल्स ऐसे हैं, जो वेंट्रिकल्स हैं क्योंकि वेंट्रिकल्स को पंप करना है। वेंट्रिकल्स कौन से पार्ट हो गए, जो नीचे वाला पार्ट है, जो आपके अगर हार्ट को हम देखें, अगर आपके हार्ट के 4 चैम्बर है, मान लो इसको 4 चैम्बर इस तरह से मानते हैं, तो ये वाला जो ये तो आपका लेफ्ट एट्रियम, ये राइट एट्रियम, ये आपका लेफ्ट एट्रियम, ये राइट एट्रियम, नीचे वाला होता है राइट वेंट्रिकल, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। तो यहाँ से जाना होता है ब्लड को, तो इसकी वॉल्व थिक होती है और इसकी वॉल्व थिक होती है। तो जो वेंट्रिकल्स हैं इनकी वॉल्व्स थिक होती है, क्यों? क्योंकि उनको पंप करना होता है ब्लड को थ्रू, दे हैव थिकर मसल्स देन एट्रिया डू। जो राइट एट्रियम से या लेफ्ट एट्रियम से वेंट्रिकल्स के वॉल्व थिक के होते हैं, बिकॉज दे हैव टू पंप द ब्लड। और वॉल्व इंश्योर करते हैं, यहाँ जो वॉल्व होते हैं ना, 4 वॉल्व हमने पढ़े थे, ये वॉल्व इंश्योर करते हैं कि ब्लड जो है वो फ्लो बैक ना हो जाए। जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो और प्रेशर क्रिएट करे तो दोबारा एट्रियम में ना चला जाए, इसको ये वॉल्व्स इंश्योर करते हैं। कौन से वॉल्व्स? अगर पिछले डायग्राम में देखो तो यहाँ है ना, ये राइट एट्रियम के पास जो वॉल्व होता है पल्मोनरी वॉल्व, और यहाँ पे होता है मिट्रल वॉल्व। ये दोनों वॉल्व बंद हो जाते हैं जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, और सिर्फ ये वॉल्व खुलता है, एओर्टिक वॉल्व और इधर ट्राइक्यूस्पिड वॉल्व। तो ये आपको पता होना चाहिए। और जैसे ये पंप करता है तब एक बीट निकलता है। तो एक हार्ट बीट में जब एक बार पंप होता है ब्लड बॉडी के अंदर या लंग्स तरफ, तो वो एक हार्ट बीट आपका वो जो है वो पंप से ही एक बीट जनरेट होता है। और 1 मिनट में हार्ट लगभग आपका 60 से 80 बार बीट करता है। तो हार्ट बीट उसी से जनरेट होती है, वो जो पंप एक पुश क्रिएट करता है। अब अगर देखें हम सेपरेशन जो है, अब ये बॉडी में इस तरह से, अगर आपको पता है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है उसके बारे में अब डिटेल में पढ़ते हैं। तो सेपरेशन ऑफ राइट साइड, अगर हम देखें राइट साइड और लेफ्ट साइड जो है हार्ट का, इज़ यूजफुल टू कीप ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग। और ये जो सेपरेशन है ये क्यों ज़रूरी है?
देखो जैसे इसमें अगर देखो ये हार्ट का आपका राइट साइड है, ये लेफ़्ट साइड है, तो सबसे पहले राइट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया और ये फिर नीचे जो वॉल्व है एओर्टिक वॉल्व के थ्रू नीचे एक वेंट्रिकल में आया, वेंट्रिकल से एओर्टिक वॉल्व के थ्रू बॉडी के अलग अलग पार्ट तक गया, ये ऊपर ब्रेन की तरफ और ये नीचे वाले बॉडी के अलग अलग पार्ट तक थ्रू ये आर्टरीज़ के थ्रू बॉडी के डिफरेंट नीचे और ये ब्रेन तक गया। मान लो फिर ब्रेन से ये पल्मोनरी आर्टरी और ये इससे फिर लंग्स तक गया ये पार्ट, आगे हम देखेंगे उसमें, और ये डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक, ठीक है। तो यहाँ से ब्लड गया बॉडी पार्ट्स, तो यहाँ पर आर्टरीज और वेन्स, इसका एक नेटवर्क बनता है जिसे हम आगे पढ़ेंगे, कैपिलरीज करते हैं, और ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के साथ जुड़ा होता है। वहाँ से ऑक्सीजन दे के कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठा करता है, कार्बन डाइऑक्साइड इन वेन्स के थ्रू होते हुए फिर ये वेना कावा से बॉडी के हार्ट के अंदर एंटर करता है और फिर ट्राइक्यूस्पिड वॉल्व से होते हुए लंग्स तक जाता है। फिर यहाँ भी लंग्स के पास भी कैपिलरीज, वेन्स और आर्टरीज का एक कॉम्बिनेशन होता है। तो ये पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू ये ब्लड कैपिलरीज से होते हुए एल्विलाई से ऑक्सीजन आ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। फिर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन रिच ब्लड आता है इसके अंदर, वो पल्मोनरी वेन से फिर हार्ट में एंटर करता है। तो ये इस तरह की साइकिल हमारी चलती रहती है। तो इसमें अगर हम खास बात देखें तो कहीं भी मिक्स नहीं हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड और ऑक्सीजन रिच ब्लड। तो ऐसा क्यों होता है? तो ये जो सेपरेशन है ये इसलिए ज़रूरी है क्या कि एफिशिएंट सप्लाई हो जाए ऑक्सीजन को, क्योंकि जो हाई एनर्जी नीड्स है ऑक्सीजन, जैसे बर्ड्स और मैमल्स जिनके 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं उनको हाई एनर्जी की ज़रूरत होती है और अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने की ज़रूरत होती है। इसीलिए सेपरेशन ऑफ ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड कार्बन ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सेपरेशन बहुत ज़रूरी है। फिर कुछ एनिमल्स जो कि एनर्जी कम यूज़ करते हैं, तो और द एनिमल्स डू नॉट यूज़ एनर्जी फॉर दिस पर्पस, द बॉडी टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ द एनवायरनमेंट। जिसे हम कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं ना, जिनके बॉडी का टेम्परेचर एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, क्योंकि वो अपने ब्लड से रेगुलेट नहीं करते। लाइक एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, कुछ एनिमल्स एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स, ये क्या होते हैं कोल्ड ब्लडेड, और ये इनका टेम्परेचर जो बॉडी का वो आउटर टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। और इनका चैम्बर्ड होता है 3 चैम्बर्ड हार्ट, जहाँ पे थोड़ी बहुत मिक्सिंग पॉसिबल है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड की। फिर कुछ एनिमल्स जिसमें 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, लाइक फिश। तो फिश में 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है और उसमें ब्लड जो है पंप होता है थ्रू टू द गिल्स, वो ऑक्सीजनेट होता है वहाँ पर और फिर पूरे बॉडी तक जाता है। और जब बॉडी गोज ओनली वंस थ्रू द हार्ट, अगर हम फिश की बात करें उसमें सिर्फ बॉडी एक ही बार हार्ट के थ्रू पास होता है, लेकिन अगर हम ह्यूमन की बात करें तो यहाँ पर ब्लड जो है 2 टाइम्स पास हो रहा है हार्ट के थ्रू, और इसीलिए इसे बहुत इंपॉर्टेंट है डबल सर्कुलेशन। ठीक है, इसे कहा जाता है डबल सर्कुलेशन, क्योंकि 2 बार ब्लड आता है और फिर बाहर जाता है, तो दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। क्लियर हो गया? अब अगर हम एक देखिए रे डायग्राम के थ्रू, या एक हम आपका जैसे हम कहते हैं फ्लो चार्ट के थ्रू अगर देखें तो सबसे पहले लंग्स से ऑक्सीजन आया, ठीक है, एल्विलाई से वो कहाँ गया, पल्मोनरी वेन में, पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये हमारे पहुँचता है हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से ये कौन सा वॉल्व है, मिट्रल वॉल्व है ना, यहाँ मिट्रल वॉल्व से जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल तक। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से ये एओर्टा, यहाँ पे कौन सा वॉल्व होता है, जो एओर्टिक वॉल्व जिसे हम कहते हैं, ये यहाँ पर मिट्रल वॉल्व होता है और यहाँ पर एओर्टिक वॉल्व जब लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के थ्रू, और ये मेन आर्टरी जिसे हम एओर्टा कहते हैं उसके थ्रू बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक जाता है, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये फिर डिफरेंट आर्टरीज़ के नेटवर्क के थ्रू बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंच जाता है। अब बॉडी के ऑर्गन्स जो है वो उस ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं, और ऑक्सीजन का इस्तेमाल करने के बाद रेस्पिरेशन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। तो अब जो ब्लड में है वो कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो जाता है, और यहाँ ही पे कैपिलरीज़ का एक्शन आता है, और कैपिलरीज से आर्टरीज़ जो है वो कैपिलरीज के थ्रू होते हुए वेन्स में कन्वर्ट होती है, और वेन्स में ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड आता है, और फिर वेन्स के थ्रू सबसे पहले ये मेन वेन जिसे हम वेना कावा कहते हैं, वेना कावा के थ्रू ये आता है राइट एट्रियम में, और फिर राइट एट्रियम से यहाँ पे जो वॉल्व होता है पल्मोनरी वॉल्व से जाता है ये राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से यहाँ पर होता है ट्राइक्यूस्पिड वॉल्व से ये पल्मोनरी आर्टरी में, और पल्मोनरी आर्टरी से फिर लंग्स में, और लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला जाता है और
ऑक्सीजन फिर अंदर आता है और इस तरह से ये साइकिल चलती रहती है। यही होता है ब्लड सर्कुलेशन का साइकिल। अगर आप देखो तो ब्लड 2 बार एंटर करता है हार्ट में, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब अगर हम ये देखें डबल सर्कुलेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि ब्लड जो है 2 टाइम्स ट्रेवल करता है, इट ट्रेवल्स ट्वाइस थ्रू द हार्ट इन 1 कंप्लीट साइकिल। और ये ओवरऑल हार्ट का इस तरह का डायग्राम अच्छे से देख लो, बहुत बार आपको नेमिंग करने के लिए आ जाता है। तो पल्मोनरी वेन, अगर ब्लड एंटर, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर किससे करता है, एंटर करता है थ्रू पल्मोनरी वेन, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किससे एंटर करता है, तो वो एंटर करता है वेना कावा। और एग्जिट किससे होता है, तो एग्जिट होता है थ्रू राइट पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू एग्जिट करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और एंट्री करता है बॉडी से वेना कावा के थ्रू। तो वेना कावा से राइट ऑरिकल या एट्रियम, जिसे हम सेम नाम है, तो राइट एट्रियम से ये आता है, यहाँ पे कौन सा वॉल्व है, ट्राइक्यूस्पिड वॉल्व, ट्राइक्यूस्पिड वॉल्व से इसके अंदर, और फिर यहाँ से लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी से बॉडी के बाहर चला जाता है। तो यहाँ पर आपको ये 3 वॉल्व और इसका आपको ध्यान रखना है। एओर्टिक वॉल्व में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाता है, एओर्टा के थ्रू बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक। और यहाँ ट्राइक्यूस्पिड वॉल्व से कहाँ जाता है, ये जो आपका पल्मोनरी वॉल्व है इससे, और ट्राइक्यूस्पिड वॉल्व का इस्तेमाल करके ये बॉडी के बाहर तक जाता है। यहाँ तक क्लियर है आपको। अब आगे हम देखते हैं, अब है पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो ब्लड जो है वो मूव करता है फ्रॉम हार्ट टू लंग्स एंड बैक टू हार्ट, दिस इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्योंकि इसमें पल्मोनरी वेन्स और पल्मोनरी आर्टरीज इस्तेमाल होती है, दैट्स वाई अगर हार्ट से लंग्स तक जा रही है और दोबारा हार्ट तक आ रही है तो यह है पल्मोनरी सर्कुलेशन। फिर हार्ट से बॉडी तक और फिर बॉडी से दोबारा हार्ट तक, दैट इज कॉल्ड सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो 2 तरह की सर्कुलेशन भी होती है, पल्मोनरी हार्ट से लंग्स, लंग्स से हार्ट, और सिस्टमेटिक बॉडी ब्लड जो है वो मूव करता है हार्ट से बाकी बॉडी पार्ट तक और फिर दोबारा बॉडी पार्ट से हार्ट तक दोबारा जाने को हम कहते हैं सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। तो ये क्लियर हो गया यहाँ तक। अब अगर हम इसी तरह से देखें, यही पल्मोनरी सर्किट और आपका ये सिस्टमेटिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन इसी तरीके से होता है। दोबारा एक बार समझ लो, अगर बार बार जितनी बार देखोगे उतना आपको समझ में आएगा। जैसे ये वाला पार्ट है आपका, ये कैपिलरीज जो है वो इसके जॉइंट्स पे बनी होती है, आपकी आर्टरीज से कैपिलरीज बनती हैं। और फिर यहाँ से आपका ये ब्लड जो है, अगर हम सबसे पहले करें, ब्लड एंटर करता है किसके थ्रू, ये हार्ट, यहाँ पे लंग्स, मान लो ये लंग्स में है और लंग्स में कैपिलरीज होती हैं जिससे गैस का एक्सचेंज होता है एल्वेलाई के थ्रू। तो सबसे पहले मान लो पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजन रिच ब्लड आया, ये हार्ट में एंटर किया, हार्ट से ये गया लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल से ये एओर्टा के थ्रू बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक, ऊपर नीचे दोनों एओर्टा के थ्रू, आर्टरीज के नेटवर्क के थ्रू आता है। ये नीचे वाले पार्ट में, ये ऊपर वाले पार्ट में गया। फिर यहाँ पे ऑक्सीजन का यूज़ होकर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हुआ और ये इधर, और इधर से कार्बन डाइऑक्साइड आता है। और 2 तरह के पोस्टीरियर वेना कावा और ऊपर वाला पार्ट जो है जिसे हम कहते हैं एंटीरियर वेना कावा। तो दोनों वेना कावा के थ्रू बॉडी से एंटर करता है किस में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल से फिर ये चला जाता है लंग्स तक वाया पल्मोनरी आर्टरी। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए। ये पल्मोनरी आर्टरी इधर भी है, इधर भी। पल्मोनरी आर्टरी से चले जाता है लंग्स तक, फिर लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, फिर ऑक्सीजन अंदर। तो ये साइकिल पूरी चलती रहती है। तो जो ये जो ब्लड है, हार्ट से लंग्स जाना, फिर लंग्स से दोबारा हार्ट आना, दिस इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन। और फिर हार्ट से बॉडी पार्ट्स तक जाना और फिर बॉडी पार्ट्स तक दोबारा हार्ट में आना, दिस इज कॉल्ड सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। क्लियर हो गया। तो ये अगर हम देखें ब्लड सर्कुलेशन का, अगर हम सबसे पहले वेना कावा से एंटर करता है राइट ऑरिकल, ये राइट एट्रियम जिसे हम कहते हैं, और फिर ट्राइक्यूस्पिड वॉल्व से जाता है ये राइट वेंट्रिकल तक। फिर राइट वेंट्रिकल में ये सेमीलूनर वॉल्व, या जिसे आप कह लो ये इसे हम पल्मोनरी वॉल्व भी कहते हैं। पल्मोनरी वॉल्व से ये जाता है पल्मोनरी आर्टरीज में और आर्टरीज में लंग्स में। फिर लंग्स से पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड सबसे पहले जाता है लेफ्ट एट्रियम में, और वहाँ पर एक मिट्रल वॉल्व जिसे हम बाइक्यूस्पिड वॉल्व भी कहते हैं, मिट्रल वॉल्व से जाता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टिक वॉल्व जिसे सेमीलूनर वॉल्व भी कहा जाता है, उससे जाता है एओर्टा, और एओर्टा से आर्टरीज के नेटवर्क के थ्रू पूरे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचता है। फिर पूरे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा वेना कावा में आता है, और फिर ये इस तरह से साइकिल चलती रहती है।
अब ब्लड प्रेशर की अगर हम बात करें तो ब्लड प्रेशर क्या होता है, तो अब आपको पता है जो नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल एक एग्जर्ट करते हैं प्रेशर अगेंस्ट द वॉल ऑफ द वेसल, इट इज़ कॉल्ड ब्लड प्रेशर। और ये प्रेशर कहाँ पर, आर्टरीज में ज़्यादा होता है, दैट इन वेन्स। द प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड द आर्टरीज ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल, अगर जब ब्लड फ्लो होता है, जब आपका वेंट्रिकल से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक जाता है तो वहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू होता है, उसे हम कहते हैं सिस्टोल, ठीक है। और ऐसे प्रेशर को कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। और उसके बाद द प्रेशर इन आर्टरीज ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल, जब रिलैक्स होता है आपका आर्टरीज तब वहाँ पे प्रेशर जो बनता है उसे हम कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। और नॉर्मली सिस्टोलिक प्रेशर लगभग होता है 120 mm ऑफ Hg, क्योंकि उसको बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुँचना है ना, तो ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत है। फिर जब वापस आ रहा होता है तो उसमें 80 mm ऑफ Hg, तो डायस्टोलिक प्रेशर होता है 80 mm और सिस्टोलिक प्रेशर होता है 120 mm। ब्लड प्रेशर जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं उसको कहते हैं, ये ध्यान रखना, 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है, इसको कहा जाता है स्फिग्मोमैनोमीटर। और हाई ब्लड प्रेशर से हाइपरटेंशन होता है, क्यों, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर है तो इसका मतलब है कि जो आपका कंस्ट्रिक्शन आर्टरीज का ज़्यादा होने लगता है, जिससे ब्लड फ्लो में रेजिस्टेंस आने लगती है और इंटरनल रप्चर हो सकता है, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह से ब्लड प्रेशर मेज़र करते हैं। आपको इसमें 2 चीज़ ध्यान रखनी है, कितना होता है, तो डायस्टोलिक प्रेशर होता है 80 mm ऑफ मर्करी और सिस्टोलिक प्रेशर होता है 120 mm ऑफ मर्करी। और किससे मेजर करते हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर। नेक्स्ट है अब ब्लड वेसल्स। अब हमने कहा हार्ट से अलग अलग बॉडी पार्ट्स तक और फिर अलग अलग बॉडी पार्ट्स से हार्ट तक जो पहुंचता है वो किसके थ्रू पहुंचता है, एक ब्लड वेसल्स का पूरा नेटवर्क होता है। इसमें मेनली 3 तरह के हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं। सबसे पहले है आर्टरीज। आर्टरीज क्या काम करता है, आर्टरीज ऐसे वेसल्स होते हैं जो ब्लड को अवे फ्रॉम हार्ट ले जाते हैं, मतलब हार्ट से डिफरेंट वेरियस पार्ट्स ऑफ ऑर्गन्स तक। तो हार्ट से ऑर्गन्स तक जाना है तो एक ऐसा रिच ब्लड होगा, दिस इज ऑक्सीजन रिच ब्लड। तो ब्लड जो है वो हार्ट से आता है अंडर हाई प्रेशर, तो क्योंकि हार्ट से हाई प्रेशर के थ्रू बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचना है उसको, इसलिए आर्टरीज की वॉल्स जो हैं वो थिक होती हैं, इलास्टिक वॉल्स होती हैं। आर्टरीज की वॉल्स थिक और इलास्टिक क्यों होती है, क्योंकि उनको हाई प्रेशर के अंडर वर्क करना होता है। फिर उसके बाद बॉडी उस ऑक्सीजन का यूज़ करके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है रेस्पिरेशन करके, तब वहाँ से कलेक्ट जो करता है वो करता है वेन्स। वेन्स उसको कलेक्ट करता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ऑर्गन से और दोबारा हार्ट में ले आता है। और उनको थिक वॉल की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ब्लड में अब प्रेशर की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, तो इसलिए इंस्टेड दे हैव वॉल्व्स दैट एंश्योर, उनके पास जो आपका वेन्स है उनमें एक वॉल्व्स होती है जो इंश्योर करते हैं कि ब्लड एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो। उसके बाद एक ऑर्गन या टिश्यू में जब आर्टरीज के थ्रू ब्लड पहुंचता है तो आर्टरीज डिवाइड होके और डिवाइड होती जाती है और स्मॉलर वेसल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। और जो स्मॉलेस्ट वेसल है जिसमें एक सेल थिक वॉल होती है, एक जिसकी वॉल जो है वो एक सेल थिक होती है, उसे हम कहते हैं कैपिलरीज, ठीक है। और इसी कैपिलरीज के थ्रू एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है ब्लड और सराउंडिंग सेल से, इसी कैपिलरीज वॉल के थ्रू। और फिर कैपिलरीज ज्वाइन करके बनाती है वेन्स, और वेन्स फिर ब्लड से बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके और फिर वो बॉडी के अलग अलग ऑर्गन हार्ट तक पहुंचा, और हार्ट से फिर इस तरह से यहाँ पर ब्लड वेसल्स का रोल होता है। तो अब अगर हम एक ब्लड की बात करें तो ब्लड में देखें तो ब्लड के 2 मेन कंपोनेंट होते हैं, एक होता है ग्रैनुलर और लिक्विड। ग्रैनुलर कंपोनेंट में आपका सबसे पहले होता है ब्लड कॉर्पस्कल्स, जिसमें 3 तरह के पार्ट होते हैं, आरबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी। आरबीसी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करती है, मतलब उसको ट्रांसपोर्ट कराती है, और इसमें हीमोग्लोबिन होता है जो कि रेड कलर इम्पार्ट करती है और ऑक्सीजन के साथ बाइंड भी करती है, क्योंकि ऑक्सीजन लेस डिजॉल्वेबल होता है हमारे ब्लड में, और रेड कलर भी इम्पार्ट करने का काम इसी हीमोग्लोबिन का होता है। फिर ब्लड प्लेटलेट्स, अगर कहीं पर कट लग जाए तो वहाँ से ब्लड फ्लो ज़्यादा ना हो जाए तो उसके लिए क्लॉटिंग में हेल्प करती है, ये है ब्लड प्लेटलेट्स। डब्ल्यूबीसी जो जर्म्स हैं उसको एनगल्फ करती है और उसको मारने का काम करती है, एंटीबॉडीज़ बनाने का काम करती है डब्ल्यूबीसी। इसके अलावा ब्लड का लगभग जो 90% ब्लड में जो पार्ट है आपका येलो कलर फ्लूइड कंटेन 90% वाटर। ब्लड में एक लिक्विड कंपोनेंट होता है प्लाज्मा, जिसका एक येलो कलर का फ्लूइड होता है जिसमें 90% वाटर और 10% बाकी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं।
लाइक प्रोटीन्स, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और इनऑर्गेनिक मिनरल आयंस, ये जो ब्लड में होते हैं वो प्लाज्मा के अंदर ही होता है। अब इसके अलावा एक लिम्फ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान, जब भी कैपिलरीज में जो ये क्या होता है, जब एक येलोइश फ्लूइड एस्केप हो जाता है ब्लड कैपिलरीज में, ये जो प्लाज्मा है ना, ये ब्लड कैपिलरीज से एस्केप हो जाता है जब आर्टरीज से वेंस में जा रही होती है थ्रू, इस तरह से, जैसे मान लो ये आर्टरीज है तो यहाँ से बहुत सारे ये पतले पतले होती जाती है और ये कैपिलरीज बनती है, और फिर ये एक्सचेंज होके और फिर ये एक सिंपल ये वेन बन जाती है, ये हो गई वेन, और ये आर्टरीज इस तरह से बनी होती है। तो यहाँ पर जब एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा होता है तब यहाँ से येलोइश फ्लूइड जो है वो एस्केप हो जाता है ब्लड कैपिलरी से और सेल के अंदर आ जाता है, इंटरसेलुलर स्पेस में आ जाता है, और इसके अंदर कम प्रोटीन होता है देन ब्लड, और इसी को हम कहते हैं लिम्फ। और लिम्फ जो है वो फ्लो करता है फ्रॉम टिश्यू टू द हार्ट, टिश्यू से हार्ट तक फ्लो करता है, और ये भी ट्रांसपोर्टेशन में और जर्म्स को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लड और लिम्फ के बीच में डिफरेंस काफ़ी बार आ जाता है। तो ब्लड होता है हमारा रेड इन कलर, लिम्फ होता है येलो इन कलर। ब्लड रेड क्यों होता है? क्योंकि इसमें आरबीसी प्रेजेंट होता है, लिम्फ में आरबीसी नहीं होते। इसका बाई डायरेक्शनल फ्लो होता है ब्लड का, इसका सिर्फ यूनी डायरेक्शनल फ्लो होता है, ये सिर्फ बॉडी पार्ट से हार्ट तक ही जाती है। फिर है ब्लड का फ्लो रैपिड होता है, इसका फ्लो स्लो होता है। ब्लड में ल्यूकोसाइट काउंट्स लेस होते हैं, लेकिन इसमें ल्यूकोसाइट काउंट, ये WBC जो है वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इसमें प्लेटलेट्स होती है ब्लड में और इसमें प्लेटलेट्स कम होती हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से तो यहाँ तक ये आपका ब्लड और हार्ट का फंक्शन और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से समझ लो। कोई अगर डाउट आए तो इसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। हालांकि इसको इतनी बार आपने अच्छे से समझा, आप डाउट आना नहीं चाहिए, तो इसको अच्छे से समझ लो कैसे कैसे किस तरह से किस वॉल्व के थ्रू कैसे ब्लड जाता है, कहाँ से कहाँ जाता है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अगर कोई है तो आप पूछ लेना, कोई डाउट हो तो भी पूछ लेना, ठीक है। तो इसी के साथ आज की वीडियो एंड करते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दो, अपने दोस्तों तक शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।